तो सत्तार सेठ उस नौजवान को ले आया जो वीआईपी लोगों के कमरों की सर्विस पर मुतय्यन था। उसका नाम गुलाम अहमद था। नौजवान था मगर चेहरे पर पुख्ता उम्र के लोगों वाली संजीदगी थी। उस वक्त कमरे में जिब्रान भी इमरान के साथ ही बैठा हुआ था। सत्तार सेठ ने बात शुरू करते हुए कहा, यह मंसूबा कामयाब होते नजर नहीं आता। इमरान और जिब्रान सत्तार सेठ को तकने लगे कि अचानक उसने ये राय कैसे कायम कर ली। जब इमरान ने उसकी वजह पूछी तो सत्तार सेठ बोला, गुलाम अहमद ने मुझे कुछ और ही बात बताई है। अहमद तुम खुद ही इमरान को बता दो। गुलाम अहमद कहने लगा, रूस का एक तिजारती डेलीगेशन अनकरीब आ रहा है और वो हमारे होटल में ही आकर ठहरेगा। इससे पहले भारतीय वफ्द होटल में पहुंच चुका होगा, लेकिन एक नई बात ये हुई है कि रूसी वफ्द ने अपने सिफारत खाने के जरिए होटल की इंतजामिया को मुत्तला कर दिया है कि जिस हॉल में भारत और रूस के माबैन तिजारती समझौते पर दस्तखत होंगे और जिन कमरों में रूसी वफ्द के अरकान ठहरेंगे, वहां होटल के किसी मुलाजिम को जाने की इजाजत नहीं होगी। वफ्द अपने रूसी सर्विस बॉय साथ ला रहा है। ऐसा उनकी सिक्योरिटी की खातिर किया गया है। चुनाचे जितने रोज रूसी वफ्द ताजमहल होटल में रहेगा, उतने दिन की हमें छुट्टी दे दी जाएगी। इस इंकशाफ ने इमरान जिब्रान की सारी स्कीम पर पानी फेर दिया। इमरान ने गुलाम अहमद से पूछा, क्या तुम्हारी इत्तला बिल्कुल सही है? अहमद ने कहा, आप खुद जाकर मालूम कर सकते हैं, मैंने हकीकत आपको बयान कर दी है। सत्तार सेठ ने अपने जासूस गुलाम अहमद को वापस भेज दिया। इमरान ने कमांडो जिब्रान की तरफ देखा, अब क्या सूरत हो सकती है? जिब्रान बोला, कोई और मंसूबा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात तयशुदा है कि ये भारत और रूस के दरमियान तिजारती मुआहिदा नहीं बल्कि जंगी मुआहिदा हो रहा है, और जाहिर है कि ये मुआहिदा पाकिस्तान को रूस के जदीद असलहे की मदद से शदीद नुकसान पहुंचाने के लिए तय किया जा रहा है। इसमें दर्ज असलहे की नौयत और तादाद का मालूम होना पाकिस्तान की सालमियत के लिए इंतहाई जरूरी है। सत्तार सेठ कुछ सोच रहा था। उसने सिगरेट एशट्रे में बुझाते हुए कहा, मेरे जहन में एक दूसरा मंसूबा है। कमांडो जिब्रान और कमांडो इमरान सत्तार सेठ के संजीदा चेहरे को देखने लगे। कमांडो जिब्रान ने पूछा, वो क्या है? सत्तार सेठ बोला, मार्गरीटा नाम की एक एंग्लो इंडियन औरत हमारी कॉस्मोपॉलिटन क्लब में शाम को 2 घंटे जुज वक्ती काम करने आती है। वो बम्बई के रूसी काउंसलेट में एक अरसे से जॉब करती है। ये औरत बेवा है और अपने 4 बच्चों की बड़ी मुश्किल से परवरिश कर रही है। ये बात मेरे इल्म में है कि मार्गरीटा के रूसी काउंसलेट के रूसी फौजी मामलात के मुशीर मिस्टर ग्रेगरी से नाजायज ताल्लुकात हैं। ये एंग्लो इंडियन औरत मार्गरीटा पुरकशिश औरत है और उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। उसे पैसों की जरूरत रहती है और क्लब के ऑफिस से अक्सर पेश की रकम लेती रहती है। इमरान ने बराह रास्त सवाल किया, सत्तार साहब आप क्या कहना चाहते हैं? सत्तार सेठ ने इमरान की तरफ गौर से देखते हुए कहा, ये औरत मार्गरीटा रूसी काउंसलेट के फौजी उमूर के मुशीर ग्रेगरी को बहुत पसंद है। रूसी काउंसलेट वालों की तनख्वाहें ज्यादा नहीं होती, फिर भी मिस्टर ग्रेगरी उस औरत मार्गरीटा को हर माह कुछ रकम देता है। उसके बावजूद मार्गरीटा को अपने बच्चों की आला तालीम पर इतना ज्यादा खर्च करना पड़ता है कि वो अक्सर क्लब के लोगों से उधार मांगती रहती है। मेरी इस तमहीद का मतलब यह है कि उस औरत को खरीदा जा सकता है। कमांडो इमरान और कमांडो जिब्रान समझ गए थे कि सत्तार सेठ क्या कहना चाहता है, मगर वो जबान से कुछ न बोले और सत्तार सेठ को तकते रहे। सत्तार सेठ बोला, ये हो ही नहीं सकता कि भारत और रूस के दरमियान जंगी मुआहिदा तय पाए और उसके मुंदरजात का काउंसलेट के फौजी उमूर के मुशीर मिस्टर ग्रेगरी को इल्म न हो, बल्कि ऐन मुमकिन है कि रूसी वफ्द मुआहिदे की असल कॉपी होटल में अपने पास रखने की बजाय उसे अपनी काउंसलेट में फौजी मुशीर ग्रेगरी की तहवील में देते, क्योंकि सिफारत खाने में इस किस्म के सीक्रेट दस्तावेजात के लिए महफूज तरीन जगह होती है। वहां तो कोई बाहर का अजनबी दाखिल नहीं हो सकता। ये औरत मार्गरीटा पर मेरे बड़े एहसान हैं। वो 10,000 रुपयों की मेरी मकरूज भी है। मैं उसे मुआहिदे के खुफिया मुंदरजात की एक नकल मुहैया करने के इवज 30,000 रुपए की पेशकश करूंगा। मार्गरीटा के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। वो कुछ हिचकिचाई तो मैं रकम बढ़ाकर 50,000 भी कर दूंगा। मुझे यकीन है वो मेरे जाल में बड़ी आसानी से फंस जाएगी और चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वो हमें मुआहिदे के खुफिया मुंदरजात की नकल जरूर फराहम कर देगी। इमरान ने कहा, अगर आप ऐसा समझते हैं तो मार्गरीटा से बात करके देख लें, इस तरह हमारा काम बड़ी आसानी से निकल आएगा। लेकिन आप इतनी रकम? सेठ ने कहा, ये कोई बड़ी रकम नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। रूसी वफ्द को बम्बई पहुंचने दो, उसके बाद मैं मार्गरीटा से बात करूंगा। उस गुफ्तगू के 3 दिन बाद रूसी वफ्द बम्बई पहुंच गया। भारतीय वफ्द पहले ही बम्बई पहुंच चुका था। रूसी वफ्द की आमद की खबर अखबारों में इस तरह छपी कि रूस का एक तिजारती वफ्द भारत आया है जो भारत में 1 हफ्ता कयाम करेगा और इसी दौरान ये वफ्द भारत से बाज तिजारती उमूर से मुताल्लिक बातचीत भी करेगा।
اور خیال ہے کہ بھارت اور روس کے مابین ایک معاہدے پر دستخط ہوں گے جس کے تحت بھارت روس کو خوردنی تیل، گندم اور کپڑا ایکسپورٹ کرے گا۔ اس خبر کے چھپتے ہی ستار سیٹھ نے مارگریٹا کو اتوار کی رات ایک مقامی ہوٹل میں کھانے پر بلایا۔ اس کے آگے ایک بند لفافہ رکھتے ہوئے کہا، اس لفافے میں 50,000 کے نوٹ ہیں، یہ رقم اب تمہاری ملکیت ہے، اس کے عوض تمہیں میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ ستار سیٹھ نے صاف لفظوں میں مارگریٹا کو اپنا مدعا بیان کر دیا اور آخر میں کہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ راز صرف تمہارے اور میرے درمیان ہی رہے گا، اس کا کسی تیسرے شخص کو کانوں کان علم نہیں ہوگا۔ 50,000 روپوں کی رقم اس اقتصادی طور پر زبوں حال اینگلو انڈین بیوہ عورت مارگریٹا کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ اس رقم سے اس کے بے شمار مسائل حل ہو سکتے تھے۔ ستار سیٹھ سے اس کی کوئی نئی واقفیت نہیں تھی، وہ اسے 10-12 سال سے جانتی تھی۔ ستار سیٹھ نے مزید کہا، اس پیشکش کے ساتھ ہی تمہارے ذمے میرا 10,000 روپے کا قرضہ بھی بے باک ہو جائے گا، یہ بھی میرا تم سے وعدہ ہے۔ مارگریٹا نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا وہ یہ کام اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے کر سکے گی؟ وہ ایسا کر سکتی تھی، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کا دوست اور روسی کونسلیٹ کے فوجی امور کا مشیر گریگری اس پر اعتماد کرتا تھا۔ اس نے ستار سیٹھ کے آگے حامی بھری اور کہا، اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ یہ بات صرف تمہارے اور میرے درمیان ہی رہے گی اور مجھے کسی دوسرے شخص سے نہ تو کوئی بات کرنی پڑے گی اور نہ مجھے کسی کے سامنے جانا پڑے گا، تو میں یہ راز اگر گریگری کے پاس ہوا تو اس کی نقل تمہیں ضرور لا کر دے دوں گی۔ ستار سیٹھ نے 50,000 روپے کے کرنسی نوٹوں کا لفافہ مارگریٹا کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، اسے اپنے پرس میں رکھ لو، تاج محل ہوٹل میں بھارت اور روسی وفد کے درمیان معاہدے کی دستاویز پر دستخط ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس تجارتی معاہدے میں کچھ اسلحہ وغیرہ کے مندرجات بھی درج کیے جائیں جو روس بھارت کو پاکستان یا چین سے جنگ کی صورت میں مہیا کرے گا۔ جو پارٹی تمہیں میری وساطت سے یہ رقم دے رہے ہیں اس کو ان مندرجات سے بھی دلچسپی ہے۔ تم میرا مطلب سمجھ گئی ہوگی۔ مارگریٹا کو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی تھی کہ معاہدے میں کس کس آئٹم کا ذکر ہوگا۔ اسے صرف 50,000 روپے کی رقم سے دلچسپی تھی جس نے اس کے بے شمار مسائل کو حل کرنا تھا۔ اس نے کہا، اس معاہدے میں جو کچھ بھی ہوگا اس کی نقل تمہیں لا کر دے دوں گی، لیکن اس کے بعد میں اس قسم کے کاموں میں حصہ نہیں لوں گی اور تم مجھے مجبور بھی مت کرنا۔ ستار سیٹھ جانتا تھا کہ اتنی بڑی رقم اس عورت کو ہر کام کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ اپنی جاسوسی کی طویل زندگی میں کبھی کبھی ان لوگوں کو دشمن کے کچھ اپنے حالات کے ہاتھوں مجبور انسانوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاری رقم دے کر خریدنا پڑ جاتا ہے۔ یہ ان جاسوسوں کی اپنی مجبوری ہوتی ہے۔ اس میں انہیں یہ خطرہ مول لینا پڑتا ہے کہ کہیں یہ آدمی جاسوس بن کر دشمن کے آگے ان کا پول نہ کھول دے۔ اس کا ان جاسوسوں کے پاس یہی ایک علاج ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کو اور اس آدمی کو جس کے آگے اس نے زبان کھولنی ہوتی ہے، دونوں کو قتل کروا دیا جائے۔ ستار سیٹھ اپنے آدمیوں سے اس قسم کے 2 ڈبل ایجنٹوں کا ان کی پارٹی سمیت قتل کروا چکا تھا۔ چنانچہ مارگریٹا کے ساتھ بات کرنے اور اس پر اپنے غیر ملکی ایجنٹ ہونے کا راز کھولنے سے پیشتر اپنے ایک آدمی کو تیار کر چکا تھا کہ اگر مارگریٹا نے ڈر کر یہ راز کسی کے آگے کھول دیا تو ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ رات کو ستار سیٹھ نے ریسٹ ہاؤس میں آ کر کمانڈو جبران اور عمران کو یہ خوشخبری سنائی کہ مارگریٹا 50,000 روپے کی رشوت کے بعد جنگی پیکٹ کی دستاویز کی نقل فراہم کرنے پر تیار ہو گئی ہے۔ عمران نے فوراً پوچھا، کیا آپ کو اس عورت پر اعتماد ہے کہ وہ آپ کا راز فاش نہیں کرے گی؟ آپ نے تو اسے اپنی چال کے پتے دکھا دیے ہیں۔ ستار سیٹھ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا علاج بھی ہمارے پاس ہے اور میں نے اس کا پہلے سے بندوبست کر لیا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ اتنا مجھے یقین ہے کہ مارگریٹا یہ کام دیانتداری سے کرے گی اور اپنے دوست گریگری کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر روسی کونسل خانے سے معاہدے کی دستاویز کی نقل ضرور لے آئے گی۔ اگر ایسا نہ کر سکی تو 50,000 روپے کی رقم مجھے واپس کر دے گی، کیونکہ وہ مجھے میرے پروردہ قاتل قسم کے بدماشوں سے خوب واقف ہے۔ کمانڈو جبران نے کہا، اور اس بات کی یقین دہانی کون کروائے گا کہ مارگریٹا آپ کے بارے میں CID کو رپورٹ نہیں کرے گی؟ ستار سیٹھ بولا، مارگریٹا جانتی ہے کہ اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کی تو میرے آدمی سب سے پہلے اس کے بچوں کو ختم کریں گے اور پھر اسے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جبران نے اس کے بعد کوئی سوال نہ کیا۔ اب وہ بڑی بے چینی سے اس دن کا انتظار کرنے لگے جس روز روس اور بھارت کے درمیان جنگی معاہدے پر دستخط ہونے تھے۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن کا ان لوگوں کو شدت سے انتظار تھا۔ اس دن روس اور بھارت کے وفود کے درمیان بظاہر تجارت اور حقیقت میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگی معاہدہ طے پا گیا اور دستاویز پر دستخط ہو گئے۔ اسی دن شام کو ستار سیٹھ کاسموپولیٹن کلب میں خاص طور پر مارگریٹا سے ملاقات کی غرض سے گیا۔ مارگریٹا وہاں پارٹ ٹائم ڈیوٹی دینے آئی ہوئی تھی۔ موقع پا کر ستار سیٹھ نے اس سے کہا کہ جس دستاویز کی ہمیں نقل چاہیے اس پر تاج محل ہوٹل میں دونوں ممالک کے وفود کے سربراہوں کے دستخط ہو گئے ہیں۔
मार्गरीटा ने बड़ी राजदारी से कहा। अभी तक वो दस्तावेज रूसी काउंसलेट में ग्रेगरी के पास नहीं पहुंचे। मैंने आज पता कर लिया था, मेरा ख्याल है कल तक पहुंच जाएगी। उसके बाद मैं किसी न किसी तरह उसकी एक नकल हासिल करने की कोशिश करूंगी। सत्तार सेठ ने कहा। कोशिश नहीं मार्गरीटा मेरी जान, तुम्हें ये काम हर हालत में करना होगा। मार्गरीटा ने सत्तार सेठ की तरफ नजरें उठाकर कहा, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सत्तार, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सत्तार सेठ ने सिगरेट सुलगाया और क्लब के बाहर रूम की तरफ चल दिया। मार्गरीटा को मुआहदे की दस्तावेज की नकल हासिल करने में 3 दिन लग गए। इस दौरान रूसी वफ्द इंडिया के तारीखी मकामात देखने की गरज से आगरा और फतेहपुर सिकरी की तरफ जा चुका था। मार्गरीटा ने सत्तार सेठ को फोन पर कहा, सेठ आज शाम क्लब जरूर आना, मैं अपनी सालगिरह की पार्टी दे रही हूँ। सत्तार सेठ समझ गया कि मार्गरीटा ने काम दिखा दिया है, वरना मार्गरीटा ने आज तक कभी अपनी सालगिरह नहीं मनाई थी। सत्तार सेठ ने ये बात कमांडो जिब्रान और इमरान को भी बता दी कि मार्गरीटा ने दस्तावेज की नकल हासिल कर ली है और वो आज शाम क्लब में लेकर आ रही है। सत्तार सेठ शाम को खुद ही गाड़ी चलाता क्लब पहुंच गया। मार्गरीटा क्लब के काउंटर के पीछे बैठी टाइप कर रही थी। उसने सत्तार सेठ को देखा तो मेज के दराज के एक खाने में से अंग्रेजी की एक किताब निकालकर सत्तार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, शुक्रिया सत्तार सेठ, मैंने ये नॉवल पढ़ लिया है, बड़ा दिलचस्प नॉवल था। अब कोई और किताब इसी मुसन्निफ की लिखी हुई जरूर ला कर देना, मुझे इस आदमी का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। सत्तार सेठ ने देख लिया था कि अंग्रेजी के मोटे नॉवल के अंदर एक लिफाफा मौजूद था जिसके किनारे जरा जरा से बाहर निकले हुए थे। सत्तार सेठ ने अंग्रेजी का जखीम नॉवल बगल में दबाया और मार्गरीटा के साथ यूं ही 2-3 बातें करके क्लब से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा और सीधा रेस्ट हाउस की तरफ रवाना हो गया। जरा आगे जाकर उसने गाड़ी एक तरफ अंधेरे में खड़ी की, अंग्रेजी का नॉवल खोलकर अंदर से खाकी रंग का लिफाफा निकालकर खोला। उसमें एक फुल स्केप कागज तह करके रखा हुआ था। ये मुआहदे की दस्तावेज की फोटोकॉपी थी। सत्तार सेठ डैशबोर्ड की बत्ती रोशन करके दस्तावेज की फोटोकॉपी पढ़ने लगा। उसने 2-3 बार दस्तावेज के अंग्रेजी के मतन, तिजारती शराइत और मुंतरजात को पढ़ा। नीचे भारत के सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी डिफेंस के दस्तखतों के साथ रूसी वफ्द के सरबराह के दस्तखत भी थे, मगर जिस चीज की उसे तलाश थी वो वहां नहीं थी। सत्तार सेठ ने गाड़ी आगे बढ़ाई और एक चौक में लगे हुए पब्लिक टेलीफोन बूथ से मार्गरीटा को क्लब में फोन किया और कहा, इस किताब में जो तुमने मुझे दी है बाज चीजें जिनकी मुझे जरूरत थी दर्ज नहीं है। मार्गरीटा ने कहा, मैंने किताब इसी हालत में खरीदी थी, मैं क्लब से निकलकर तुम्हारी तरफ से होती आऊंगी, सारी बात जबानी करूंगी। सत्तार ने कहा, मैं रेस्ट हाउस में ही हूँ। मार्गरीटा ने टेलीफोन बंद कर दिया। रेस्ट हाउस में कमांडो इमरान और जिब्रान सत्तार सेठ के इंतजार में बैठे हुए थे। सत्तार ने कमरे में दाखिल होते ही किताब में से मुआहदे की दस्तावेज की फोटोकॉपी इमरान को देते हुए कहा, मार्गरीटा ने मुआहदे की फोटोकॉपी दे दी है, मगर इसमें तिजारती आइटम्स दर्ज हैं, जंगी साजो सामान का कहीं कोई जिक्र नहीं। इमरान बोला, फिर तो ये दस्तावेज हमारे लिए बेकार है। मार्गरीटा से पूछना था कि इसमें असलहा और दीगर फौजी सामान का जिक्र क्यों नहीं, जबकि ये तस्दीक शुदा बात है कि ये तिजारती मुआहदा नहीं है बल्कि जंगी मुआहदा है। सत्तार बोला, मैंने गाड़ी में ये दस्तावेज पढ़ी थी और एक जगह से मार्गरीटा को फोन करके पूछा था। उसने कहा है कि वो खुद यहाँ आकर बात करेगी। इस वक्त 8 बजे हैं, वो 9 बजे रात को क्लब से निकलती है। ये लम्हे भी एक तकलीफ दे इंतजार की घड़ियां थी। ठीक 9 बजे सत्तार सेठ ने मार्गरीटा को क्लब फोन किया। मालूम हुआ कि वो अभी निकल कर गई है। कुछ देर के बाद मार्गरीटा के पुराने मॉडल की बोसीदा गाड़ी लॉन में दाखिल हुई। कमांडो जिब्रान और इमरान को देखकर मार्गरीटा थोड़ा हिचकिचाई। सत्तार सेठ ने कहा, ये मेरे साथी हैं, इनकी फिक्र न करो, जो बात कहना चाहती हो खुलकर बयान करो। मार्गरीटा सत्तार सेठ के पास सोफे पर बैठ गई। सत्तार सेठ ने दस्तावेज की फोटोकॉपी निकालकर सामने रख दी और कहा, इसमें वॉर पैक्ट के सिलसिले में भारत को मिलने वाली रूसी फौजी इमदाद का कहीं जिक्र नहीं है, हमें तो उनकी जरूरत थी, ये दस्तावेज तो हमारे लिए बेकार है। मार्गरीटा बोली, सत्तार, यही वो असल मुआहदे की फोटो कॉपी है जो 2 रोज पहले ताजमहल होटल में रूस और भारत के दरमियान तय पाया है। इस पर दोनों वफूद के लीडरों के दस्तखत हैं और सरकारी मोहरें भी लगी हैं। मैंने इस दस्तावेज की फोटोकॉपी अपनी जान की बाजी लगाकर किस तरह हासिल की है ये मैं ही जानती हूँ। अब अगर इसमें आप लोगों की पसंद की कुछ आइटम्स दर्ज नहीं हैं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। सत्तार सेठ को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने जेब से भरा हुआ जर्मन पिस्तौल निकालकर मेज पर रख दिया और मार्गरीटा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मार्गरीटा, तुम देख रही हो कि इस वक्त पिस्तौल का रुख तुम्हारी तरफ है। ये लोडेड है और तुम ये भी जानती हो कि मैं इसे चलाना और इसकी गोलियां दुश्मन के सीने में उतारना भी जानता हूँ। मार्गरीटा का रंग खौफ के मारे सफेद पड़ गया। सत्तार सेठ ने पिस्तौल उठाकर अपनी जेब में रख लिया और मार्गरीटा के हाथ को हिलाते हुए कहा, घबराने की बात नहीं है, तुम मेरी दोस्त हो,
मैं नहीं समझता कि कभी मुझे इस पिस्तौल की गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतारनी पड़ेंगी। मुझे यकीन है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये हो ही नहीं सकता कि उस मीटिंग में रूस और भारत के माबैन जंगी मुआहिदा न हुआ हो और किसी न किसी जगह उस मुआहिदे की रूस से भारत को सप्लाई किए जाने वाले फौजी साजो सामान की तफसील न लिखी गई हो। मुझे यकीन है कि ये दस्तावेज जिसे खुफिया रखा गया है जरूर रूसी काउंसिल खाने में मौजूद हो। तुम्हें हर हालत में उसका खोज लगाकर उसकी एक कॉपी हमें मुहैया करनी है। मेरा ख्याल है मैं जो कुछ कह रहा हूँ तुम उसका मतलब समझ रही हो। मार्गरीटा ने अपने आप को संभाल लिया था। वो जानती थी कि अगर उसने इन लोगों की तसल्ली न की तो उसे न सिर्फ ये के 50,000 रुपए वापस देने पड़ेंगे, बल्कि मुमकिन है कि उसके साथ सत्तार सेठ के आदमी कुछ और भी कर दें। चुनाचे वो हर हालत में उनकी तसल्ली करना चाहती थी। उसने कहा, सत्तार सेठ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी मतलूबा दस्तावेज रूसी काउंसलेट में मौजूद है तो यकीन करो कि मैं उसकी फोटोकॉपी लाने की सरतोड़ कोशिश करूंगी। मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दो। सत्तार सेठ ने बड़े प्यार से मार्गरीटा का गाल थपथपाते हुए कहा, जरूर मोहलत ले लो, मगर 2 दिन की, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। मार्गरीटा ने कहा, ठीक है, और जाने के लिए इजाजत तलब की। सत्तार सेठ उसे छोड़ने उसकी गाड़ी तक गया। जब मार्गरीटा की गाड़ी रेस्ट हाउस से बाहर निकल गई तो सत्तार सेठ ने इमरान और जिब्रान के सामने बैठते हुए कहा, अब ये हमारा काम जरूर करेगी, चाहे इसे कुछ ही क्यों ना करना पड़े। मैं ये भी नहीं चाहता कि वो 50,000 की रकम वापस कर दे। उनको मजीद 2 दिन पहाड़ की तरह काटने पड़े। अब उनके लिए मजीद इंतजार बहुत मुश्किल हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।